अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नशा मुक्ति का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण में कहा कि हमारा युवा स्वावलंबी बने और उसके स्वावलंबन से हमारा प्रदेश और देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा अपने उजारे का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। यूनिसेफ के साथ मिलकर के दुनिया के युवा इस अभियान का हिस्सा बनते हैं। आज की 2023 की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स सस्टेनेबल वर्ल्ड यह रखा गया है। हम सब जानते हैं कि इस थीम के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करना और नशा मुक्त करके सशक्त बनाना, यानी नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश, इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा। और इसी संकल्प के साथ आज हम सब यहां पर अभी शपथ ग्रहण भी किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गीड़ा सेक्टर 26 में मेसर्स कियान डिजिटलीज प्राइवेट लिमिटेड की बॉटलिंग यूनिट का शिलान्यास किया। साथ ही रविवार को बड़े वेयर हाउस का उद्घाटन करेंगे। ये दोनों इन्वेस्टमेंट निजी क्षेत्र के हैं। दोनों को मिलाकर 1230 करोड़ रुपए का निवेश है और इससे करीब 3000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जानकारी के मुताबिक करीब 31 एकड़ में लगने वाली इस यूनिट में 1200 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसके क्रियाशील होने पर 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1000 लोगों को परोक्ष रोजगार मिल सकेगा। ये इंडस्ट्री ग्रेन बेस्ड होगी और यहां आने वाले उत्पादन के लिए चावल, मक्का व अन्य अनाज का प्रयोग किया जाएगा। खास बात यह भी है कि यहां धान के भूसे और अन्य फसल अवशेष से चलने वाला बॉयलर और 15 मेगावाट टर्बाइन का पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोतीराम अड्डा में मेसर्स एसोसिएट्स की तरफ से बनाए गए वेयर हाउस का उद्घाटन करेंगे। इसका एमओयू ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हस्ताक्षरित किया गया था। वेयर हाउस की इस परियोजना में 30 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ज्ञानवापी में वजू स्थल को छोड़कर संपूर्ण परिसर के सर्वे का 10वां दिन है। सर्वेक्षण का 10वां दिन काफी महत्वपूर्ण है। एएसआई लगातार चल रहे सर्वे से 2 कदम आगे बढ़ेगी, जिसमें जीपीआर मशीन लगाने की जगहों का मार्किंग सबसे अहम है। वहीं अंदर तहखाना साफ होने के साथ ही उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। जिला जज के आदेश पर एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। 3 अगस्त को हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिसर के ऐतिहासिक वजूद को खंगालने में टीम जुटी है। पत्थरों से लेकर जमीन तक, दीवार से लेकर नींव तक एएसआई अत्याधुनिक मशीनों से पड़ताल कर रही है। अब तक 40 सदस्यीय एएसआई की टीम पूरी परिसर की 3D मैपिंग में जुटी है। इस माप को डिजिटल नक्शे में दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं कड़ी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ज्ञानवापी परिसर के सर्वे कार्य में जुटी है। वाराणसी के सर्व सेवा संघ परिसर में 80 मकानों को गिराने की कार्रवाई जारी है। यहां पर सुबह से ही ध्वस्तीकरण में 6 बुलडोजर लगे हैं और इस दौरान 3 घंटे की मशक्कत में 12 बिल्डिंग को गिराया गया है। तो वहीं कार्रवाई के दौरान सर्व सेवा संघ परिसर में हंगामा भी हुआ। संघ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने
10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चले कि राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ परिसर 13 एकड़ में फैला हुआ है। इस परिसर में करीब 80 मकान बने हुए हैं और इनमें रहने के लिए मकान और ऑफिस है, जिन्हें एक एक करके गिराया जा रहा है। परिसर में पुलिस, नगर निगम की गाड़ियों और रेलवे के अधिकारी मौजूद है। सबसे पहले उस जगह को तोड़ा है जिसमें नारायण देसाई रहते थे। महादेव देसाई के पुत्र, जो गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनके पुत्र उसमें यहाँ रहते थे। सबसे पहले उन्होंने तोड़ा है। पहले 2 बिल्डिंगों को उन्होंने तोड़ा है, गेस्ट हाउस वाले हिस्से को जिसमें हम लोग रहते थे, जिसमें नारायण देसाई, हमारे सर्व सेवा संघ के पहले अध्यक्ष धीरेन्द्र मजूमदार, जिसमें और भी हमारे लोग जो बजाज जी रहते थे, राधाकृष्ण बजाज, जिन्होंने इस पूरे भवन को बनाया था, बजाज परिवार के थे। पहले उन बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं। झांसी के बारिचा प्लांट के पास 13 अप्रैल को एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में असद और मोहम्मद गुलाम मारे गए थे। अब ऐसे में अब न्यायिक आयोग की टीम 17 अगस्त को 2 दिन के लिए झांसी आ रही है। तो वहीं आयोग के समक्ष कोई भी व्यक्ति मुठभेड़ के संबंध में अपने बयान दर्ज करा सकता है। दरअसल झांसी के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद खान और शूटर मोहम्मद गुलाम की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत की जांच के लिए 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम झांसी आ रही है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति मुठभेड़ के संबंध में 17 अगस्त और 18 अगस्त को अपने बयान दर्ज करवा सकता है। झांसी जनपद में अप्रैल महीने में थाना बड़ागांव क्षेत्र अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 2 लोगों को मृत्यु हुई थी। उस संबंधित शासन द्वारा एक न्यायिक जांच आयोग गठन किया गया था। उसमें 2 सदस्य हैं। तो माननीय सदस्यगण द्वारा झांसी भ्रमण का सूचना आ गई है और 17 और 18 तारीख को हमारा झांसी में सर्किट हाउस में रहकर जो स्वतंत्र साक्षियों का बयान अंकित करने के लिए न्यायिक जांच आयोग द्वारा ही हम लोगों को सूचित किया गया कि सर्व संबंधित जो भी जिनको भी स्वतंत्र साक्ष्य को बयान दर्ज करना है, उन लोगों को सूचित करने के लिए एक प्रारूप भी भेजा गया, जो जिसको मीडिया में हम लोग प्रसारित भी कर रहे हैं। आजमगढ़ में रिश्तों का कत्ल हुआ है, जहां पर कलयुगी मामा ने अपनी ही भांजी की गला रेत कर हत्या कर दी और इस हत्याकांड से गांव में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार मामा भांजी के प्रेम प्रसंग से नाराज था, जिसके चलते उसने गुस्से में आकर धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं हत्या के बाद जब मामा भागने लगा तो ग्रामीणों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद पिटाई कर उसे पुलिस को सौंप दिया गया। घटना मुबारकपुर के नैठी गांव की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल मुबारकपुर की रहने वाली युवती के पिता की मौत हो चुकी है। मामा ही परिवार का भरण पोषण करते थे और इस दौरान युवती के मामा को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला, जिसके बाद आरोपी मामा ने युवती का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद घटना को अंजाम देकर भाग रहा था। इसी बीच गांव के लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्राम नैटी, थाना मुबारकपुर में मामा वीरेंद्र राजभर ने अपनी भांजी जो 17 साल की है उसकी गला काट के हत्या कर दी। मामा अजमतगढ़ का रहने वाला है, वह इसके पड़ोसी से वहाँ झगड़ा चलता है। इसकी भांजी उन्हीं के लड़के से शादी करने की जिद कर रही थी, जिसको लेके मामा नाराज था और उसको समझाने का प्रयास कर रहा था। वो लड़की नहीं मानी और इसी चीज़ को लेकर मामा ने लड़की की हत्या कर दी। सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता अभिषेक पंडित को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है और इस फायरिंग में गनीमत ये रही कि गोली अभिषेक के बाएं हाथ में लगी। तो वहीं गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। घायल अभिषेक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर घायल की हालत स्थिर बनी हुई है। इधर फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार बजरंग दल कार्यकर्ता पर जिन लोगों ने हमला किया, घायल ने आरोपियों को पहचान कर उसकी जानकारी दी। घायल के बयान के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
जनपद सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता को गोली मारने की सूचना है, जिस पर कि उनकी जो लेफ्ट बाहां है उसमें गोली लगी है और इसमें उनकी हालत अभी ठीक है, स्थिर है। उन्हें अस्पताल लाया गया है। उन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया है जिनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हैं। जो भी घटनाक्रम है उसकी जानकारी कर तहरीर के आधार पे और अग्रिम साक्ष्यों के आधार पे त्वरित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। जिले के सभी तमाम आलाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सभी पक्षों से वार्ता कर बस्ती के श्रीखा बाबू गांव समेत आसपास के गांव में मानसूनी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। यहां विकराल रूप लिए पानी लोगों ने घरों में घुस रहा है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव से 2.5 किलोमीटर तक नाव के सहारे आवागमन होता है। वहीं सरयू का जलस्तर बढ़ने से नदी और तटबंध के बीच बसे 2 गांव पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। साथ ही जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान 92.73 से 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। तो इतना पानी अभी हम लोग का गड़बड़ हो चुका है। भैंस चारा को सब खाने खत्म हो जा रहा है। अब ये और पानी छूट जाएगा तो हम लोग तो बहुत गड़बड़ में रहेंगे। बंधे पे भागना पड़ेगा, इधर उधर क्या करेंगे, उसको लेके लड़का बच्चा भागना पड़ेगा। अब झेले के अब सरयू माई कुल झलौती है और का कही। हाँ, बाढ़ आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही बाढ़। गांव आपका मैरून हो चुका है ये बात। तो कहाँ से आप लोग चारा वारा ला रहे हैं? चारा वारा ही माझा दूधी में से खरकुदुर काट के लाए था। डर भी लगता है? मैं डर नहीं लगी। कहूँ सांप, कहूँ घरियार, कहूँ कुछ परेशानी बाकू। ग्राम ये सुभिका बाबू है जो कि चारों तरफ से पानी से घिर गया है। ठीक है, और यहाँ ज़्यादातर बच्चों की मतलब जो पढ़ने जाते हैं उनकी समस्या ज़्यादा है पढ़ने के लिए। और दूसरी समस्या है पशुओं का चारे के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ज़मीन अब बची थी, पता लगता है कि 9 तारीख में पानी और छोड़ा गया है, तो जो थोड़ा भी कहीं चारा है वो भी डूब जाएगा। फिर सबको जाना पड़ेगा बंधे पर। और इसके बाद चलो जो ये अभी तक पानी आ गया है बहुत जल्दी आया है। अभी धान बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ है। ये पानी काफ़ी टाइम तक रहेगा तो फसल उधर ही सड़ जाएगी। बंधे पे जानवर बंधे पे आ गए हैं। आप लोग भी अपना सामान लेके आ रहे हैं? हाँ। क्या क्या लेके आ रहे हैं? खटिया वटिया अपना बिस्तर उस्तर सब कुछ ला रहे हैं। कहाँ जाएंगे? यही बंधे पे रहेंगे। बाढ़ से संबंधित जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, मेडिकल कैंप, शरणालय की व्यवस्था, राहत सामग्री की व्यवस्था, कम्युनिकेशन की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था, और सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से कंप्लीट की जा चुकी हैं। तटबंधों की लगातार निगरानी चल रही है। कहीं भी कोई खतरे की अभी समस्या नहीं है। एक गांव हमारा विश्वदासपुरा है जो अभी सुभिका बाबू है जो मैरून हुआ है, और वो भी अभी 4 घंटे पहले मैरून हुआ है। तो वहाँ भी अभी हमने मेडिकल कैंप भेज करके हमारे जिलाधिकारी महोदय भी वहाँ पर गए थे और सारी व्यवस्थाएं देख करके आए हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें सारी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। बरेली भूता थाना अध्यक्ष राजेश बाबू मिश्रा की अध्यक्षता में आपको बता दें कि कावड़ यात्रा व चेलम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है, जिसमें सभी ग्राम पंचायत के प्रधान मौजूद रहे। कावड़ यात्रा और चेलम त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। साथ ही सभी ग्राम प्रधानों ने किसानों के लिए प्रशासन से मांग की है। लोकसभा चुनाव से पहले आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने को कहा। उत्तर प्रदेश के महोबा में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। जनपद के आलाहा चौक पर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नूह, मेवात और मणिपुर की घटनाओं को लेकर विरोध जताया। इस दौरान घटनाओं में लिप्त दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। तो वहीं इसी दौरान आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत ने बताया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। निकाला गया है क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मेवात में हुई हिंसा, जिसमें हमारे समुदाय की काफ़ी लोगों की दुकानें जला दी गई, घर जला दिए गए और मस्जिदों में घुस के उसके पेशवा को मारा गया और मस्जिद में आग लगा दी गई। जगह जगह आगजनी करी गई। इस पर वहाँ की खट्टर सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। मैं चाहता हूँ खट्टर सरकार इस पर
विचार करें। जो मणिपुर और नूह मेवात में हिंसा हुई उसको लेके धरना तो कैंडल मार्च था, क्योंकि जो मणिपुर में हुआ और जो नूह मेवात में हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाली चीज़ें थी। उनको लेके जो हिंसा में शहीद हुए हैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। और हम लोग चाहते हैं कि मणिपुर और नूह दोनों में माननीय राष्ट्रपति महोदय अपना संज्ञान लें और निष्पक्ष जांच करके जो मुख्य आरोपी हैं उन मुख्य आरोपियों की जांच करके उनको सजा दी जाए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।